नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इसी दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति का आदर करना होगा, तब पार्टी लोकसभा चुनाव में 450 सीटें भी जीत सकती है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैं और मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो एक ही काम करना है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी शक्ति का आदर करना है। जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में ये बात आ गई कि मेरी आवाज सुनी जाती है, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी 450 सीटें भी जीत जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडित लोगों को मदद करने का आश्वासन भी दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो वो मैं नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है। आज जब मैं कुछ कश्मीरी पंडितों से मिला तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है और अब कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करेगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद ऐसे वक्त पर जब सभी चीजें सामान्य दिशा में आगे बढ़ रही हैं, वैक्सीनेशन अभियान को तेज करते हुए अब केंद्र सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की है। जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ ही रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। इसी बीच वैक्सीन लेने में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कुछ राज्य सरकारें अब सख्ती के साथ पेश आ रही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है पंजाब में, जहां पंजाब सरकार ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ फरमान जारी करते हुए उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने का फैसला किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में शुक्रवार को कहा गया कि पंजाब सरकार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मेडिकल कारणों को छोड़कर या फिर कोविड-19 की वैक्सीन की एक भी डोज अभी तक नहीं लगवाई है, उन्हें 15 सितंबर के बाद जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां श्रीनगर के चानापोरा इलाके में शुक्रवार को सीआरपीएफ पर आतंकी हमला किया गया। चानापोरा इलाके में तैनात सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में एक जवान घायल हो गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने सरकारी आवासीय क्वार्टरों के पास सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका और यह भी बताया गया कि धमाके में सीआरपीएफ के जवान के अलावा एक महिला भी घायल हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल की तुलना में आतंकी घटनाओं की संख्या में 40% की कमी आने के बावजूद राजधानी श्रीनगर में दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों को पीछे छोड़ते हुए पिछले एक साल में आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एक सूत्र ने कहा कि अकेले श्रीनगर में आतंकवाद से संबंधित 16 घटनाएं दर्ज की गई, जो कि इस साल अब तक की घाटी में हुई कुल 75 घटनाओं में से 21% है। और इन आंकड़ों के साथ ही इसे पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया जैसे आतंकवाद के पारंपरिक गढ़ को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही आपको बताते चलें कि श्रीनगर में सबसे अधिक आईईडी बरामद हुए हैं और अब तक बरामद किए गए 8 आईईडी में से 3 श्रीनगर से हैं। इस साल घाटी में दर्ज की गई 75 आतंकवादी घटनाओं में से श्रीनगर में सबसे अधिक घटनाएं 16 से 20% तक की गई हैं। जबकि आपको बता दें पिछले सालों में यानी 2019 से 6% और 2005 में 5% की घटनाएं श्रीनगर में देखने को मिली, जो कि अब बढ़ चुकी हैं। और जेडीयू नेता पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। गोपालगंज में लोगों के बीच पैसे बांटने का एक वीडियो तेजस्वी यादव का वायरल हो गया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने आयुक्त तो राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। बताते चलें कि जेडीयू नेता का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने आचार संहिता लागू होने के बाद जनता के बीच पैसे बांटकर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की कोशिश की। राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए पत्र में यह भी लिखा गया कि आदर्श आचार चुनाव संहिता 24 अगस्त 2021 से प्रभावी है, लेकिन 9 सितंबर को गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैकुंठपुर से विधायक प्रेम शंकर के पैतृक गांव में ग्रामीण महिलाओं से मिले और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके प्रकरण का वीडियो भी सामने आया, जहां तेजस्वी यादव साफ तौर पर महिलाओं को पैसे देते हुए देखे जा रहे हैं।
और इसी के साथ ही पटना में स्वाइन फ्लू का खतरा भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फुलवारी में एक संक्रमित की मौत हो गई। तो वहीं पारस अस्पताल में 2 मरीजों को भर्ती कराया गया, जिनमें H1N1 वायरस की पुष्टि की गई है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से भी अधिक तबाही मचाने वाले स्वाइन फ्लू ने पटना में दस्तक दे दी है। फुलवारी की बिरला कॉलोनी के अरविंद कुमार की शुक्रवार को स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई और इनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई है। इनका पारस अस्पताल में 4 सितंबर को इन्हें एडमिट कराया गया था। तो वहीं पारस हॉस्पिटल में 2 मरीजों का इलाज भी चल रहा है। इस वायरस के खतरनाक वायरस की चपेट में आने की वजह से कई लोग पारस हॉस्पिटल के ओपीडी पहुंच गए, जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं आपको बताते चलें कि स्वाइन फ्लू के H1N1 वायरस की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने कर दी है, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पटना के पारस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ ने संक्रमण की पुष्टि की है। इसके साथ ही चिंता जताई गई है। और देश में लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी से उबरा जा सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आगामी त्योहारों और वैक्सीनेशन के तेज अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बैठक के दौरान देश में कोविड-19 संबंधी स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है, ये समाप्त नहीं हुई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि देश के 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से ज्यादा है, जबकि 30 जिलों में यह दर 5 से 10% के बीच है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो वहीं भवानीपुर में 30 सितंबर को वोटिंग की जाएगी और 3 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। इस सीट से सीएम का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिबरीवाल और वाम मोर्चा के श्रीजीव विश्वास से होगी। बताते चलें कि कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया। तो वहीं भवानीपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के बाद खेला होबे के नारे लगाए। विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने खेला होबे के नारे लगा दिए थे। और आपको बताते चलें कि बंगाल में अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब ममता बनर्जी ने अपने पारंपरिक सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। नंदीग्राम में कड़े मुकाबले में ममता बनर्जी को बीजेपी नेता और अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां बीएसपी ने माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज मुख्तार अंसारी का टिकट काटने का ऐलान कर दिया और मऊ सीट से मुख्तार अंसारी की जगह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को उतारने का ऐलान कर दिया है। पर तभी एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे डाला। बता दें कि एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि उनकी पार्टी मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के लिए तैयार है और अगर मुख्तार चाहेंगे तो यकीनन उन्हें टिकट भी दिया जाएगा। शौकत अली का कहना है कि जब तक कोई सजायाफ्ता ना हो जाए वो दोषी नहीं है, चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, ये विचाराधीन लोग हैं। शौकत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी मुसलमान शोषित वजिद समाज का हिस्सा हैं, जिन पर गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। शौकत अली आगे कहते हैं कि मायावती से सवाल किया गया है कि घोसी सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का मामला दर्ज है, वो क्यों मायावती को दूध के धुले लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और सपा आपस में मिले हुए हैं और एआईएमआईएम से बौखलाए हुए हैं, इसीलिए ओवैसी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। बताते चले कि उन्होंने कहा कि मस्जिद को लेकर ओवैसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे वैमनस्यता फैले और इसके लिए झूठे मुकदमे ओवैसी पर दर्ज किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई की तालिबानियों ने हत्या कर दी। बताते चले कि रुहुल्लाह सालेह को तालिबान ने पहले टॉर्चर किया और फिर उसके बाद बेरहमी से मार दिया।
घटना पंजशीर की बताई जा रही है, जहां पर अभी भी तालिबान का संघर्ष जारी है। जानकारी मिली है कि गुरुवार रात को तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच हिंसक झड़प हुई थी और उस घटना में अमरुल्लाह साले के बड़े भाई को मार गिराया गया। ऐसी खबर है कि तालिबान के लड़ाकों ने रुहल्ले साले को काफी टॉर्चर भी किया और अभी तक इसकी खबर को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खुद अमरुल्लाह साले की तरफ से भी कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही। वहीं आपको बता दें कि पंजशीर वही इलाका है जहां पर अभी तालिबान का राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा यानी NRF और नॉर्दर्न अलायंस संग तगड़ा संघर्ष चल रहा है। 15 अगस्त को ही काबुल पर तालिबानियों ने अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने अपनी आजादी की जंग जारी रखी। ऐसे में अमरुल्लाह साले का NRF और पंजशीर के लड़ाकों को खुला समर्थन दिया गया। उनकी तरफ से कई मौकों पर तालिबान को खुली चुनौती दी गई और इसके साथ ही पूरी दुनिया से भी तालिबानी सरकार को मान्यता न देने की अपील की गई है। और तालिबान ने अपने खूंखार आतंकियों को कैबिनेट में जगह दे दी है। अब दुनिया के हिट लिस्ट में शामिल ये आतंकी अफगानिस्तान में शासन करेंगे। नई सरकार के ऐलान के साथ ही ये सवाल भी अब खड़ा हो गया है कि क्या तालिबानी हुकूमत पाकिस्तान के इशारों पर चलेगी? अगर अफगानिस्तान में पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबान ने अफगानिस्तान की नई सरकार की घोषणा कर दी। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को सरकार का मुखिया बनाया गया। तालिबान ने यह ऐलान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की काबुल यात्रा के 3 दिन बाद किया। हमीद पिछले हफ्ते अचानक अफगानिस्तान पहुंच गए थे, लिहाजा कयास लगाए जाने लगे थे कि तालिबान ने पाक की सलाह पर ही मंत्रिमंडल की लिस्ट को ISIS प्रमुख ने अपनी यात्रा के दौरान तालिबानी नेता मुल्ला बरादर और हिजबे इस्लामी नेता गुलुबुद्दीन हिकमत तैयार से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि हमीद के कहने पर ही PM पद के लिए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नाम पर मोहर लगाई गई। यदि ऐसा है तो तालिबानी हुकूमत का कंट्रोल अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ही पास रहेगा और वो भारत को परेशान करने के लिए आगामी दिनों में साजिश भी रच सकता है। ISI चीफ की यात्रा के वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए गए हैं। हालांकि अब उस मुलाकात की असल वजह समझ आने लगी है। बताते चले कि पाकिस्तान पर पहले से ही तालिबान का समर्थन करने का आरोप लगातार लग रहा है। पूर्व अफगान सरकार के उपराष्ट्रपति ने खुलकर पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात से साफ इनकार किया कि नई सरकार के गठन को लेकर तालिबान नेतृत्व के भीतर मतभेद है। उन्होंने कहा था कि अंतिम निर्णय ले लिया गया है, हम अब तकनीकी मुद्दों पर काम करेंगे। इससे पहले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम अफगानिस्तान में नई सरकार के प्रमुख नेता के रूप में सामने आया था। बरादर तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के करीबी दोस्त माने जाते हैं। जब तालिबान ने आखिरी बार अफगानिस्तान पर शासन किया था, तब बरादर ने उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। भारत को नंबर 1 का दुश्मन मानने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी FBI की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। अमेरिका ने इस आतंकी पर लगभग $5 मिलियन यानी कि करीब 38 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। जानकारी के अनुसार हक्कानी पहले रक्षा मंत्री के पद के लिए अड़ा हुआ था। इस कारण उसके मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से झड़प भी हुई थी और इस तरह से हक्कानी नेटवर्क का सरगना अफगानिस्तान के गृह मंत्री पद के लिए राजी हो गया। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाता पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके से है। उसके आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के अलकायदा से भी करीबी संबंध माने जाते हैं। एक समय पर आपको बताते चले, हक्कानी ने पाकिस्तान में रहकर ही अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले कराए। इनमें अमेरिका और NATO सेनाओं को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा 2008 में हामिद करजई की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी सिराजुद्दीन हक्कानी ही शामिल माना गया। तालिबान ने, आपको बताते चले, अब्दुल बाकी हक्कानी को शिक्षा मंत्री का पद दे दिया। आपको ये भी बता दें कि अब्दुल भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और संयुक्त राष्ट्र ने उसे 2001 से ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। अब जरा आप सोचिए, जब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी शिक्षा मंत्री होगा तो अफगानिस्तान की शिक्षा की कैसी हालत होगी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस सब के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए नए नियम भी लागू कर दिए हैं।
स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली आरजेडी ही अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रही है। सवाल ये कि अगर आरजेडी में फूट पड़ी तो इसकी कमान किसके हाथ जाएगी? देखिए एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़े दल आरजेडी में इन दिनों माहौल अच्छे नहीं चल रहे। पार्टी के भीतर लगातार कलह की खबरें सामने आने से सवालिया निशान अब खड़े होने लगे। खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को लेकर सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी राजनीति आरजेडी से इतर करने वाले हैं? दरअसल पिछले कुछ महीनों से आरजेडी में तेज प्रताप यादव को लेकर कोई न कोई परेशानी सामने आ रही। खासतौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से उनकी तकरार पार्टी के फजीहत करा रही। आए दिन तेज प्रताप यादव की तरफ से जगदानंद सिंह को लेकर बयान दिया गया, जिसके बाद पार्टी के लिए उस पर सफाई पेश करना मुश्किल हो गया। ऐसे में विरोधी लगातार आरजेडी पर हमलावर है और भाई भाई में राजनीतिक बंटवारे की भविष्यवाणी करने लगे। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर कहकर संबोधित किया। इसके बाद आरजेडी में शुरू हुआ बवाल अब तक नहीं शांत हुआ। पहले तो जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर आना बंद कर दिया। उसके बाद जब वो ऑफिस में लौटे तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव के करीबी और आरजेडी छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव की छुट्टी कर दी। इसके बाद तो तेज प्रताप यादव भड़क उठे और खुलकर जगदानंद सिंह के खिलाफ आग उगलने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बार डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की, लेकिन सारी कोशिशों पर पानी फिरता गया। तेज प्रताप यादव उसके बाद से लगातार पार्टी से इतर अपना स्टैंड ले रहे। उन्होंने अब अपना अलग छात्र संगठन बना लिया। छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से तेज प्रताप यादव ने संगठन बनाया और बिहार के पंचायत चुनाव में भी कैंडिडेट उतारने की बात कही। 8 सितंबर को तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन का अलग सिंबल जारी किया। इस सिंबल को लेकर एक बार फिर से बवाल हो गया। तेज प्रताप यादव के छात्र जनशक्ति परिषद के सिंबल में भी लालटेन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसमें आरजेडी के लालटेन से थोड़ा बदलाव कर हाथ में लालटेन का निशान दिया गया। मतलब साफ है, आरजेडी से किसी तरह का विवाद होने पर भी तेज प्रताप अपने संगठन के सिंबल को अलग साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालटेन पर अपना दावा भी बरकरार रख सकते। तेज प्रताप यादव के स्टैंड को लेकर विरोधी दल आरजेडी पर हमलावर है। सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी ने इसे आरजेडी खेमे में चल रही कलह बताया। एनडीए का कहना है कि तेज प्रताप यादव अब अपना हक मांग रहे हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे होने के बाद भी उन्हें वाजिब हक नहीं मिला और पार्टी में भी उनकी कद्र नहीं की गई। पार्टी के सभी नेता तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं और तेज प्रताप यादव को नजरअंदाज करते हैं। जगदानंद सिंह तो तेज प्रताप यादव को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। पार्टी के पोस्टर में उन्हें जगह नहीं मिलती और जब वो अपना पोस्टर लगाते हैं तो उस पर काली पोत दी जाती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव आरजेडी से बाहर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। विरोधियों से इतर आरजेडी के नेता पार्टी में किसी तरह की तकरार को सिरे से नकार रहे। आरजेडी का दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और तेजस्वी तेज प्रताप में कोई खटपट नहीं। आरजेडी का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने छात्र संगठन खड़ा किया और इसके जरिए युवाओं को आरजेडी से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव का नाम नहीं ले रहे और उन पर कोई भी बयान देने से बचा जा रहा। इससे साफ संकेत जा रहा है कि पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है। इन सबसे अलग राजनीतिक मामलों के जानकार इस बात से हैरान हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब तक इस मामले को कंट्रोल आखिर क्यों नहीं कर पाए। आखिर कई महीनों से जारी विवाद का अब तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया, या फिर तेज प्रताप यादव अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है और अगर ऐसा है तो यह आरजेडी के लिए और लालू प्रसाद की राजनीतिक विरासत के लिए संकेत अच्छा नहीं। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।